वज़ीर आला को बेखबर रखा गया है। और जब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अपने घर में उनके खिलाफ कोई भी इकदाम करने से इनकार किया तो उनको अगवा किया गया और यहाँ मुक़्तदर कुव्वत उनके दफ्तर में उनको 4 घंटे या रिमांड रखकर जबरदस्ती उनसे एक FIR दर्ज करवाई गई। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। शायद हम ये समझते हैं कि मजम्मत का लफ्ज जो है वो हमारे दुख और गुस्से को बयान नहीं कर सकता। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है और मादरे मिल्लत जिंदाबाद से किसको डर लगता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये मेरे पास FIR की कॉपी है। वकार अहमद खान मुद्दई है जो दहशतगर्दी कोर्ट का मफरूर है। कैप्टन सफदर को धमकियां बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहां बैठी हूं, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरूर चेहरा। वोट को इज्जत दो, ये वोट को इज्जत दो नहीं मांग रहे थे, इनको वहां जाके तौबा करनी चाहिए थी। जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी, जो बंदर का तमाशा इन दोनों मियां बीवी ने वहां पर किया अपनी कारकुनान की ज़ेरे क़यादत, आज पूरी पाकिस्तानी कौम थू कर रही है और तभी आज ये कैप्टन सफदर अमान गिरफ्तार है। और मैंने कल मुतालबा किया था कि बेगम सफदर अमान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए, 11 घंटे के बाद छूट गए और फिर वापस आ रहे हैं अपने शहर में। ये कैप्टन सफदर के साथ हुआ क्या, ज़रा थोड़ा सा वाक़या अगर आप गौर करें तो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ पहुँचे मज़ार कायद के अहाते में और धक्कम पेल से बचाने के लिए इनको अलाउ किया गया कि आप इनको जंगले से अंदर वाली साइड पे ले आएँ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो भी लीडर्स जाते हैं या जो भी मज़ार कायद पे हाज़िरी देना चाहते हैं, वहाँ फातह ख़्वानी करना चाहते हैं, वो ये जो जंगला लगा हुआ है इससे बाहर रहते हैं, इसके अंदर नहीं आते। तो मरियम नवाज़ को और इनको मौका मिला तो ये कैप्टन सफदर फलांग के पहले अंदर आ गए और उनके साथ निहाल हाशमी साहब जो हैं वो क्योंकि कराची में PMLN की एक बड़ी तगड़ी वॉइस हैं। निहाल हाशमी और मोहम्मद ज़ुबैर ये 2 बड़े तगड़े लोग हैं PMLN के जो कराची के अंदर हैं। तो निहाल हाशमी साहब भी वहाँ मौके पे मौजूद थे। अब कैप्टन सफदर साहब से ये तो कोई तवक्को नहीं कर सकता था वो कायद-ए-आज़म की कब्र के ऊपर खड़े होके वहाँ नारेबाजी शुरू कर देंगे और पॉलिटिकल नारेबाजी वहाँ पे करेंगे और यानी ये मकाम कुछ और है। मैंने गौर किया कि मरियम नवाज़ साहिबा ने भी उनके नारे का जवाब नहीं दिया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी नारे का जवाब नहीं दिया। इवन जितनी फुटेजेस मैंने देखी हैं उसमें जो निहाल हाशमी साहब हैं वो भी इस बात को भांप गए थे कि ये वो मकाम नहीं है जहाँ पे इस तरीके से नारेबाजी की जाए और उन्होंने भी गुरेज किया वहाँ पे नारेबाजी करने से। लेकिन कैप्टन सफदर साहब की एक तारीख है, ये पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे अचानक इन्होंने एक दिन नारेबाजी शुरू कर दी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, फिर इन्होंने फ़ौज के ऊपर होने का एक फतवा सादर कर दिया। फिर उसके बाद मुझे याद है जब तहरीक लब्बैक वाले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले थे तो इन्होंने वहाँ नारेबाजी की और उन्होंने कहा जी कि मैं तहरीक लब्बैक वालों के साथ हूँ और उनके साथ जाकर बैठना चाहता हूँ। फिर कैप्टन सफदर साहब का मुझे एक और मामला याद आता है कि इन्होंने एक बच्चा मियाँ नवाज शरीफ साहब के गाड़ियों के काफ़िले में गाड़ी के नीचे आके फौत हो गया था जब ये GT रोड पे आ रहे थे। तो कैप्टन सफदर साहब ने उसे तहरीक पाकिस्तान का शहीद करार दे दिया था और ये कहा था कि हमारा पहला शहीद है, इसके ऊपर सबको मुबारक हो। हालांकि वो बच्चा बेचारा किसी गाड़ी से लोग पैसे फेंक रहे थे, वो पैसे लूट रहा था, वो लूटते लूटते बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसको एक धक्का लगा, वो गाड़ी के नीचे टायर के आके और उसका इंतकाल हो गया। तो कैप्टन साहब ने बजाय अफसोस करने के उसको शहीद करार दे के मुबारकबाद दे दी। तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो इस किस्म के स्टेटमेंट से देने में बड़े मकबूल हैं। मुमताज़ कादरी साहब को जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सजाए मौत दी गई, उनको फांसी हुई, तो कैप्टन सफदर साहब ने तब भी नारे लगवा दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं मुमताज़ कादरी शहीद और उनके साथ मैं खड़ा हूँ और पूरा मैं उस तरफ खड़ा हूँ। तो ये हमेशा PMLN के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। और अब जो इन्होंने मज़ार कायद पे किया, इसके ऊपर सिविल सोसाइटी भी कह रही है, दीगर लोग भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नारेबाजी के लिए आपके पास पूरा पाकिस्तान पड़ा है, आप जहाँ मर्जी करें, लेकिन मज़ार कायद में उस अहाते के अंदर दाखिल होकर जहाँ नॉर्मली लोगों को नहीं आने दिया जाता, वहाँ खड़े होके आप कभी कायद-ए-आज़म की कब्र की तरफ पीठ कर रहे हैं, कभी उसकी तरफ इशारे कर रहे हैं और कभी आप वहाँ पे खड़े होके, यानी वो बाबा कौम है और आप इस जगह को तो अपने सियासी फ़ायदे या नुकसान के लिए इस्तेमाल ना करें। बहरहाल एक FIR हुई और
कैप्टन सफदर साहब अरेस्ट हुए, पहले पुलिस वहाँ पे आई, उन्होंने हमले के जरिए से बुलाने की कोशिश की, नहीं निकले, दोबारा पुलिस वहाँ पे दरिया नॉक करती रही है, नहीं निकले, रब्ता करते रहे पीटीआई पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जब रिस्पांस नहीं मिला तो फिर पुलिस ने काफ़ी इंतजार के बाद दरवाजे का लॉक तोड़ा और कैप्टन सफदर साहब को लेकर चली गई। और इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि रेंजर्स ने दरवाज़ा तोड़ा, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और कैप्टन सफदर को ज़बरदस्ती लेके गए। लेकिन जो फुटेज हमारे पास है इसमें कैप्टन साहब बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और खुद से वो हल्के हल्के नारे लगाते हुए जो उन्होंने पहले लगाए थे मज़ार कायद पे बहुत ऊंची आवाज़ में, क्योंकि ये होटल था, वहाँ पे उन्होंने यही नारे हल्की हल्की आवाज़ में लगाए और गाड़ी में बैठ के वो चले गए। इसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हामिद मीर साहब से रब्ता किया और एक ऑडियो कॉल भी है, उस पर उन्होंने कहा कि आईजी सिंध को अगवा कर लिया था रेंजर्स ने और सेक्टर कमांडर के दफ्तर में ले गए थे और वहाँ पे आईजी सिंध को यरगमाल करके और उसको अगवा किडनैप करके उसको मजबूर किया गया कि वो कैप्टन सफदर के खिलाफ ना सिर्फ FIR दे बल्कि वो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करवाए। अब ये एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट था, लेकिन जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब से पूछा गया इसकी बाबत तो उन्होंने कहा कि हामिद मीर से ही आप पूछे, और हामिद मीर साहब ने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वो ऑडियो भी फिर बाद में वो लीक हो गई और सबके सामने आ गई कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक्चुअली कहा क्या। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि मुझे वज़ीर आला सिंध ने बताया कि IG पंजाब को रेंजर्स वाले अगवा करके ले गए और उसको ज़बरदस्ती जो है वो उससे ये पर्चा करवा के तो बंदा गिरफ्तार करवा दिया आपका। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। हमने सुना था ताजिर अगवा हो जाते हैं, बच्चे अगवा हो जाते हैं, ख़वातीन के अगवा का सुना था, एक सूबे का IG अगवा हो गया और उस सूबे के अंदर अभी भी मामला चल रहे हैं, यानी एक हैरत की बात है। ये अगवा तो किसी सूरत भी, और वो IG अब खुद क्यों नहीं बता रहे बाज़याब होने के बाद कि मैं अगवा हो गया था। बहरहाल ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। IG का अगवा हो जाना एक छोटी बात नहीं है, जिसके ऊपर क्लेम किया PMLN ने आज, और ये क्लेम कहा उन्होंने कि हमें मुराद अली शाह ने बताया। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शहज़ाद साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। कल एक तगड़ा और बड़ा जलसा आपकी पार्टी ने किया है, और अगर गुजरावाला जलसे से हम कंपैरिजन करें तो आपका जलसा बहुत 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 बेहतर और बड़ा जलसा था, ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, और रात गए तक आखिरी तकरीर तक आपके लोग बैठे रहे, लोग वहाँ से उठकर नहीं गए, और अगर गए तो बहुत कम। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने भी अभी थोड़े दिन पहले एक जलसा किया, हैरत अंगेज़ तौर पे आपने हुकूमती पार्टी में होते हुए बंदे निकाल के लियाकत बाग को भर दिया, ये बड़ी बात है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, जिनकी पार्टी इस वक्त क़यादत कर रही है और बहुत ज़्यादा तको-दो के अंदर है, ज़ोर लगा रही है इस वक्त, क्योंकि सारी चीज़ों का सामना भी इनको करना पड़ेगा, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PMLN को ही अल्टीमेटली सारी तहरीक को फ्रंट से लीड करना पड़ सकता है। अब तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले निहाल हाशमी साहब से बात करूंगा। निहाल भाई, देखिए, मैंने आपको वहाँ खड़े हुए देखा उस फुटेज में, आप एहतराम कर रहे थे बाबा कौम की कब्र का और उस मज़ार का, आपने वहाँ नारेबाजी नहीं की, और मुझे ऐसा लगा फुटेज देख के कि आपने ये महसूस किया कि ये मुकाम इस काम के लिए नहीं है। तो अभी थोड़ा सारी सियासत को छोड़ दें 2 मिनट के लिए कि किसने गिरफ्तार किया, क्यों किया, कैसे हुआ। मुझे ये बताएं कि कैप्टन सफदर ने जो वहाँ किया, अगर किसी ने इससे पहले भी किया तो गलत ही किया, लेकिन कैप्टन सफदर ने जो वहाँ किया वो ठीक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, आप तो आज मुझे बहुत चार्जशीट पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान बरसग़ीर के लोगों का अक़ीदा है कि हम अपने बुज़ुर्गों के जब कब्र पे जाते हैं तो हम फातिहा पढ़ते हैं, बाज़ लोग धाड़े मार के रोते हैं, बाज़ लोग कब्र पे लेट जाते हैं, बाज़ लोग फूल के चादर चढ़ाते हैं, और बाज़ लोग अहद वफा भी करते हैं। और ये जो वोट को इज्जत दो का नारा है, ये कोई वहाँ क्या नवाज शरीफ जिंदाबाद कहा गया क्या मरियम नवाज, ये नारा तो हमें बाबा कौम हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था जब बरसग़ीर हिंद के मुसलमानों को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए वोट डालो और हमें वोट डालो, वोट को इज्जत दो। इससे पहले जब 1935 में इलेक्शन हुआ था, 37 में हुआ था, तो वो अंदाज नहीं था। जब वोट को इज्जत दिया बरसग़ीर के मुसलमानों हिंद ने, तो पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आ गया। तो कैप्टन सफदर ने वहाँ जो नारा लगाया, ठीक है, नहीं फातिहा के बाद नहीं, मगर एक बाहर से भी आवाज़ आ रही थी, कारकुनान भी कर रहे थे। फितरत जज्बात में अगर अपनी माँ के लिए वो नारा लगाता है, मादर मिल्लत जिंदाबाद, मादर मिल्लत जिंदाबाद, तो क्या आप अपने माँ बाप के लिए इज्जत तकरीम की बात
जब भी हम जाते हैं मदार कायद या किसी जलसे में तो हम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद कहते हैं। तो कायद आज़म का ही तो नारा था, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देके तो पाकिस्तान बना है भाई, पाकिस्तान किसी और तरीके से तो नहीं बना है। तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है। जुर्म तो तब था जब आप सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पे कपड़े सुखा रहे थे। पीटीवी पे जब घुस जाते हैं तो आज के मौजूदा सदर मुमलिकत वजीर आज़म आज के सो कॉल को कहते हैं कि जनाब मुबारक हो, हमने पीटीवी कब्जा कर लिया, और फिर पीएम हाउस में घुस जाते हैं और 126 दिन तक धरना देते हैं और किसी को आने से मना करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए जी, मदार कायद और बाबा कौम से बात करना हमारा हक है। हम वहाँ अकीदत से जाते हैं, एहतराम। हाँ, वहाँ पे जलसे जुलूस हम नहीं करते, ना कल कोई जलसा हुआ ना कोई जुलूस हुआ। तो ये कोई फिर पैगाम देना चाहते थे। आप ये बताएं, उस एफआईआर में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, सैकड़ों। एक सिर्फ कैप्टन सफदर ही क्यों? और आप देखिए, अच्छा चले कैप्टन सफदर को लोग हैं तो मरियम साहबा का भी नाम था। रात के ख़त्म होने पे सुबह के पहर में आप एक खातून के कमरे का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये, जहां हमें सिखाया जाता अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत करना। कोई आ जाए तो हम उठ के खड़े होते हैं, निगाहें नीचे कर देते हैं। कैप्टन सफदर ने कौन सा वो उसामा बिन लादेन के ग्रुप के थे या कौन सा उन्होंने कोई और ऐसे गैंग के थे? बात ये है आपका वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब हम जो लोग हैं, इसका जवाब शैला आपा देंगी। लोग जो हैं, हम सियासी लोग जो हैं, हमारे पास तो हथियार ही है नारा लगाना जी, ठीक। और हम अपने बाप और माँ के नाम का नारा लगा रहे हैं। निहाल भाई जवाब का कायदा निहाल भाई जवाब ले लें। शैला आपा, आपकी पुलिस ने जाके दरवाजा ही तोड़ दिया, यानी ये तो आपकी पुलिस है, आपके वजीर दाखिला हैं, दाखिला का महकमा आपके पास है, सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट, ये क्या आपने अपनी पुलिस को सिखाया कि उन्होंने जाके आपकी बुलाई हुई मेहमान का दरवाज़ा तोड़ के और उनके हस्बैंड को निकाल के ले गए? अच्छा इमरान, शुक्रिया। एक बात मुझे और भी कहनी है आपके बात के जवाब देने से पहले। अभी आपने फुटेज चलाई और आप ना भी चलाते तो मैं कह सकती हूँ कि 5 फीट और 8 इंचेस हाइट पे वो जो आयरन रॉड का ग्रिल है वो मेरे कहाँ आता है? आप मरियम और उनके हस्बैंड सफदर को, और ख़ास तौर पे मरियम को, क्या बायोनिक वुमेन समझ रहे हैं कि वो उन्होंने फलांग लिया? नहीं, कौन कह रहा है फलांगा? ये कौन कह रहा है फलांगा? देखेंगे, ये मुस्तकिल हो रहा है और अभी शायद आपने भी नहीं, मैंने फलांगने का नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उनको अंदर आने दिया गया इसलिए कि धक्कम पेलती उनको मौका मिला, लेकिन कैप्टन साहब भी अंदर आ गए। अब आप ये देखें, तो फुटेज दिखाएं, अंदर जाना, फुटेज दिखाएं, राणा साहब फुटेज चलाएं यार, साथ फुटेज चलाएं। अच्छा ये आप देख लें, ये 5 फुट 1 इंच तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाहर खड़े हुए लोग तो फिर इसका मतलब है देव कामत लोग हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है और वो मेरे भी कहाँ आती है। और अगर आप मरियम साहिबा की पिक्चर देखें तो जस्ट अंडर आर्म आ रहा है उनके, वो पॉइंटेड, ठीक है? तो इसको फलांग के तो कोई ना कहे कि सफदर साहब ने कोई फलांग के जा सकते हैं। ये तस्वीर मैंने रोक ली है, ये तस्वीर मैंने रोक ली है। ये 2 जंगले हैं। हाँ देखें, काशिफ अब्बासी के कहाँ आ रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड आप देखें तो गौर से। ये 2 जंगले हैं, एक जंगला बाहर लगा हुआ है। हाँ, जो शाहिद खान अब्बासी हैं उनका कद लगभग 6.25 फुट है, और ये जंगला उनकी कमर से करीब है, जो बाहर वाला बड़ा वाला जंगला है। अंदर वाला जंगला जो है वो लगभग 1.5 से 2 फुट का है। ये अंदर वाले क्या ओलंपिक मैच के बारे में प्रोग्राम हो रहा है? भाई मेरी बहन ने, मेरी शैला आपा ने एक सवाल उठाया, मुझे उसका जवाब तो देने दें। अंदर वाला जंगला आप देखिए, अंदर वाले जंगले के अंदर, एक मिनट आप निहाल भाई को देखिए। निहाल भाई खड़े हैं जंगले के बाहर, अंदर वाले जंगले के बाहर निहाल भाई खड़े हैं, और जो बाहर वाला जंगला है मेन वाला, उससे अंदर शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और निहाल हाशमी और ये कैप्टन सफदर। लेकिन कैप्टन सफदर वो वाहिद आदमी है जिन्होंने अंदर वाला छोटा जंगला फलांगा और फलांग के उसके भी अंदर आ गए। ये आप मनाजर देखें, ये तस्वीर आप मैं यहीं तक आना चाहती थी इमरान, मैं यहीं तक आना चाहती थी, मुझे अपनी बात पूरी करने दे। हाँ, मैं यहीं तक आना चाहती थी। क्या एफआईआर में कोई ऐसी शिक है जिसमें यह जिक्र किया गया है कि इस शिक के खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े जंगले को पार करके छोटे जंगले के अंदर आ गए? क्या एफआईआर में कोई ऐसी शिक डाली गई है? जवाब तो आप देंगी, एफआईआर तो आप लोगों ने की है, कमेंट आपकी है। एफआईआर में
FIR में एक वकास नामी शख्स है जो ऑलरेडी दहशतगर्दी की जिस पे FIR है। ये जो मज़ार की इंतजामिया है अंडर द फेडरल गवर्नमेंट आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। एक ऐसा शख्स वहां पे खड़ा हुआ था जो दहशतगर्दी में उस मुलव्वस है जिस पे FIR है। उसके कहने पे FIR ये नहीं कटी कि फलां दिफात की खिलाफ वर्जी हुई कि इस जंगले को पार किया और इस जंगले को प्यार किया और फिर ये नारा लगाया, ये दिफात उसमें ये कहा है। ये तो बात आपने जंगले वाली छेड़ी ना, बात कर लूं प्लीज। शैलापा जंगले वाली बात आपने छेड़ी है। ये थाना तो सिंध का है, थाना तो सिंध का है ना शैलापा। FIR जो लिखी है वो तो आपके सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है जी। मैं बात कर रही हूँ, जब कोई फेडरल के अंडर मसला होता है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करते हैं, ठीक है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब ये हाई प्रोफाइल इस वक्त हमारे मेहमान थे, लेकिन वजीर दाखिला से लेके किसी को नहीं पता, ना वजीर आला को पता। क्यों? और मुझे ये बताएं कि, यही मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ये बताएं कि कौन सी दहशतगर्दी की कोई ऐसी दिफा है इसमें जो उस शख्स वकास पे थी कि दरवाजा ना टूटता तो कैप्टन सफदर जो थे वो अंदर से ब्लास्ट कर देते हैं। तो ये नहीं वो FIR तो गलत, FIR तो उसका मतन तो गलत हो सकता है, आपने काटी नहीं हो सकता। शैलापा FIR काटी क्यों आप लोगों ने? यही अब मैं यही कह रही हूँ कि सूबा सिंध के वजीर आला के हुक्म पे पुलिस ये काम नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती तो याद होगा कि ख्वाजा इजहारुल हसन को जिस तरह से पकड़ा गया था, उस पर उनकी वाइफ, हमारी बहन, हमारी भाभी बाहर आ गई थी। वजीर आला ने ऑफिसर को सस्पेंड किया था और कहा था ये मेरा ऑर्डर नहीं है। नहीं तो आज कर दिया आपने सस्पेंड सबको? तो ये एक्टिविटी जारी है, जारी है। अब ये बहुत बड़ा, हाँ अब मैं आपकी बात पे आती हूँ। ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है, सिंध के कल्चर के अगेंस्ट वाकया हुआ है। और इसमें जब पीडीएम ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जहां राजा परवेज अशरफ बैठे हुए थे, उसके साथ साथ इन द एंड नासिर शाह भी मौजूद थे, यानी कैबिनेट भी वहां मौजूद थी। और कैबिनेट ने ये बात की, कैबिनेट के रिप्रेजेंटेटिव ने, कि सिंध हुकूमत की मर्जी से नहीं हुआ, ये चेयरमैन बिलावल ने कहा, सईद गनी ने कहा और मुराद अली शाह ने कहा, और इसकी तहकीक हो रही है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम फट से एक बयान दे दें, हम चाहते हैं कि हम बहुत सुकून से बात करें। दो इल्जाम आए हैं सदाकत भाई, एक मिनट सदाकत भाई, इल्जाम आपके पास आ गए। एक तो आपने सिंध पुलिस को इस्तेमाल करके सिंध के अंदर, कराची के अंदर पर्चा करवा दिया आपने PMLN के ऊपर। पहला इल्जाम, वो कहते नहीं हमें तो पता ही नहीं है ना, हमारा इस पर्चे से कोई ताल्लुक है, नंबर 1। नंबर 2 एलिगेशन वो ये लगा रहे हैं कि ये क्या बुरा किया, नारे ही तो लगाए हैं और जस्टिफाइड है वो नारे जो वहां खड़े होकर कैप्टन सफदर ने लगाए या जो भी किया। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। पहले मुझे ये बताएं कि कैप्टन सफदर साहब की कौन सी सियासी या कोई इस तरह की पार्टी पोजीशन है कि उनके लिए कोई अलग अलग कानून बन जाए। कैप्टन सफदर होंगे किसी बड़े महल के दामाद होंगे, लेकिन मरियम साहिबा तो चलो एक पार्टी की ऑफिस बेरर हैं और चलो उनकी पार्टी की पार्लियामेंट में पोजीशन है। अब मरियम साहिबा के जितने रिश्तेदार होंगे उनको क्यों जंगले से अंदर आने दिया जाएगा? फिर दूसरी बात, ये कानून आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा कि मज़ार के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। ये जो नोट को इज्जत दो, तो नहीं लगी ना वो, मुझे एनआरओ दो का जो नारा बनाया है, ये जो नारा बनाया है इन्होंने, क्या मज़ार के अंदर इस तरह के सियासी नारों की एक आम आदमी को जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, गो कि ये पार्टियां ऐसे ही हैं, भाई भांजे भतीजे नवासे पोते पोतियां नानी चाचियां, इस तरह की सियासत है। लेकिन इसके बावजूद अगर चले इनकी पार्टियां हैं, ये अपने आप को मरूसी समझते हैं कि इनके दामाद और उनकी दामाद की बहनें और उनके खामन और उनके भाई और उनके चाचे अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी चलें, ये इस तरह की सियासत इन्हीं को मुबारक हो। लेकिन पाकिस्तान का कानून है और कोई ये बात करने देना, भी बात करने दें, कोई किसी के पास बादशाह नहीं है। जैसे बड़े मियां साहब कहते हैं कि मेरे ये FIR आप लोगों ने करवाई है, सिंध गवर्नमेंट ने करवाई, कैसे हुई है भाई? ये FIR कैसे हुई है ये तो बताएं आप। देखिए ना, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लाहौर में FIR हो, वो कोई आम आदमी कराए तो उसका जिम्मेदार बुजदार भी है और इमरान खान भी है, और कराची में FIR हो, पुलिस कराची की FIR करे, कराची की पुलिस अरेस्ट करे और इनकी अटॉर्नी जनरल वो जो है
वो कैप्टन सफदर की जमानत की मुखालफत भी करें तो हम मुल्ज़िम हैं, बस सुनते जाएं और लपेटते जाएं, ना किसी का सर ना पैर। कल ये तकरीरें कर रहे थे महंगाई पे, कानून के मुताबिक 18वीं तरमीम के मुताबिक आटा, दाल, चीनी, सब्जियां, दालें, इन सब की कीमत की जिम्मेदारी मुराद अली शाह की है और वो खड़े होकर महंगाई पे तकरीरें कर रहे हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं आलू 200 रुपए दर्जन, जो है वो टमाटर 200 रुपए दर्जन। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या बातें कर रहे हैं भाई। अगर आपकी मर्जी के खिलाफ अरेस्ट हुआ है वो एडिटेड है। अपने आईजी को एक मिनट सर, वो सदाकत भाई साहब, और सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने एडिट किया हुआ है, उन्होंने आलू और टमाटर किलो ही बताए, अंडे आलू किलो से ही, और बिलावल दिमाग मैं ये बात नहीं कर रहा। चले, हो सकता है वो एडिट किया हो, एडिट किया हुआ था, लेकिन महंगाई, सेहत, हेल्थ की कीमत बता के, एक मिनट, महंगाई, बिलावल साहब, सेहत, हेल्थ और कानून, ये सारी जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत की है, ठीक है। और ये FIR अगर सिंध की गवर्नमेंट ने नहीं की या उनका कोई ताल्लुक नहीं है तो सिंध गवर्नमेंट एक्शन क्या लेगी, ये शैला आपा के पास दोबारा आएंगे तो पूछेंगे। ब्रेक, वापस आ रहे हैं जी। मैं एक सेकंड में, सदाकत भाई साहब मुझे पहले आप ये बता दें कि मरियम कह रही है कि गिरफ्तार करना है तो मुझे करो, मेरे रिश्तेदारों को पकड़ के क्या पैगाम दे रहे हो? और उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि ये सिंध गवर्नमेंट ने किया है। यानी कहानी बड़ी घूम रही है, और IG सिंध की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए तो क्लैरिटी आ जाए कि उनको अगवा किया गया था या नहीं किया गया था, तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इमरान साहब, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि किस दलेरी से ये बात कर रहे हैं और फिर वहां बैठे भी हैं, फिर ये जमहूरी भी हैं और ये इस्तीफा भी नहीं देते अगर इनका इख्तियार नहीं है। मैं पिछली बात कर रहा था जो आपने मुझे कहा, बाप की बात रुक गई कि ये दालें महंगी हैं, तो ये तो अगर दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, इसका तो कसूर मुराद अली शाह है। तो बिलावल साहब को मुराद अली शाह पे एतराज है तो वो घर में बात करें, वो जलसे में क्यों बात कर रहे हैं? वो सर, आपने डॉलर महंगा कर दिया, आपने बिजली महंगी कर दी, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, इन चीजों का इंपैक्ट तो आता है ना, डॉलर से इंपैक्ट तो आता है। डॉलर से कोई देखे ना, डॉलर से आलू तो नहीं महंगा होता। नहीं सर, पेट्रोल का काम था ये गंदम रिलीज करना, पेट्रोल और डीजल इनका काम था कि सिंध की जो मिलें उनको आटा मिलने को ये टाइम पे रिलीज करते। चले, अगर बात है तो ठीक है, हम और ये बराबर के कसूरवार हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि बिलावल साहब जो है वो तकरीर कर रहे हैं मुराद अली शाह के खिलाफ, अभी पुलिस इनके नीचे है और पर्चा उन पे हुआ है कैप्टन सफदर पे, और ये तनकीद पता नहीं कहां पे हवा में कर रहे हैं। तो ये तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो इस्तीफा दे दें, खत्म कर दें। नहीं, ऐसे इस्तीफा कर दें तो सर इस तरह तो फिर बहुत सारे लोगों के इख्तियार में, बहुत सारे लोगों के इख्तियार में बहुत सारी चीजें नहीं है, को भी ऑन करते हैं, पेशावर को भी ऑन करते हैं। आप कराची में ऑन करें, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता, कचरा नहीं उठा सकते, नाले बंद है, चीजें महंगी हैं, और आप तकरीर मरकजी को शैला आप रिस्पॉन्ड कर दें, आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं निहाल भाई के पास जाता हूं। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग बहुत हैरान हुए थे जब कश्मीर के वजीर आजम पर और बाकी दूसरे वज़रा पर गद्दारी की FIR, आलू प्याज की बात करें, फिलहाल कश्मीर को छोड़ें, हमें नहीं पता। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग बहुत हैरान हुए और यार बात कर दो, हमें समझ ही नहीं आया था कि ये हुआ क्या। तो पता चला कि अरे चुप हो जाएं, आलूपन नहीं करें, हर चीज में फिट होने की कोशिश। ये तो हमें पता चल गया कि एक काम आप लोग ने किया था, गंदे अंडे आप लोग तो, लेकिन अब आलूपन तो ना करें ना। तो मैं अहले ज़बान हूँ, प्लीज जरा खामोश हो जाएं, मैं आपके दरमियान नहीं बोली। तो अब दूसरी बात ये है कि हमें भी, मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि आप लोग की आदत ही है ये सब कुछ करने की, मैं रहूंगी। ये आप जवाब दें, आपने आलू की कीमत क्यों बढ़ने दी सिंध में, जवाब दें। ये मुझे बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। वरना आप इन्हीं लोगों को लिया करें। दालों की कीमत की वजह बताएं, जवाब लेंगे तो आटा क्यों महंगा इसकी वजह बताएं। लेट अस स्पीक, वो हो सकता है जवाब आपको मिल जाए, बात तो करने दें। जी वो सबसे पहली बात तो ये है कि हर हफ्ते ये नया नर्क खोलते हैं, नर्क वफाकी हुकूमत खोलती है। इनको ये मालूम होना चाहिए, सियासत करते में 2 साल में इन्हें ये सीखना चाहिए और इनको समझना चाहिए। हमारा काम होता है जो ये नर्क खोले उस प्राइस को कंट्रोल करें। अब ये बात समझ आ गई, आइंदा नहीं कहना सदाकत, मैंने तुम्हें ये 4थी दफा समझा रही। सब्जी मंडियां लोकल है, बिल्कुल गलत कह रही है, कोई
मरकजी हुकूमत सब्जियों के दालों की कीमत नहीं तय करती। आई चैलेंज इमरान खान साहब। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो है रीजनल मंडी है, कोई ताल्लुक नहीं है मरकज का। इनको समझाएं दालें वाले सबकी कीमत जो है बजट के वक्त बताई जाती है और वो उनके नर्स जो है वहां खुलते हैं और ये गलत है। मैं चैलेंज करता हूं इनको, मैं ये बता रही हूं जो गद्दों की कीमत है इनको खामोश करें। की जिम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है। इनको बताना चाह रही हूं, मुझे आप दोनों का स्टेटमेंट आ गया, मैं कल इसको वेरीफाई करके आप लोगों को बता दूंगा। मुझे मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं प्रोग्राम ही छोड़ दूंगी अगर इन्होंने इस तरह किया। मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये बीच में बोल रहे हैं, ये टाइम किल कर रहे हैं क्योंकि ये आदत है इनकी फजूलियात करने की। मैं इनको बताऊं, बहुत अच्छी तरह मैं बताना चाहती हूं और ये इन्हें सुनना चाहिए, इन्हें ये सुनना चाहिए कि इन्हें ये सुनना चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर मेरे अंडर नहीं है, उस पर कीमतें लगाना और वहां से सामान गायब करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आटे की, गंदम की कीमत हमने पूरी कैबिनेट ने बैठ के इस हिसाब से रखी कि जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट पंजाब में, वो पंजाब गवर्नमेंट रखेगी सब, हमारा काम होता है कीमत तय करना अपनी फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन आपको पता ही नहीं है ना कुछ, जब भी तो आपको 18वीं तरमीम समझ नहीं आती। भाई मुझे पता नहीं, इसलिए बता रहा हूं। आप यार गलती कर लेते हो ना, बात मुकम्मल होएगी तो सूबों पे पाबंदी है, गंदम की आगे पीछे ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकती। इमरान साहब ये गलत बात कर रही हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जितनी महंगी होगी भाई, पंजाब का रेट और महंगी होगी, 500 का फर्क है, इनमें गंदम 500 महंगी है, उसका जवाब दें आप। भाई अगर आपको उनसे इख्तिलाफ है तो उनके बोलने का हक तो नहीं छीन सकते ना। इससे की नहीं, ये अगर बोलेंगे मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगी, मैं ये प्रोग्राम खराब कर दूंगी और मैं इन्हें बताऊंगी कि मरी में लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया ये सब। अगर ये चुप नहीं होंगे मैं बहुत बुरा प्रोग्राम करूंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग बहुत प्यार करते हैं, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं लोग। चलें आप आगे चलें। नहीं करती हूँ मैं, फजूल बातें नहीं करती हूँ। ये अगर मेरे मामले में बोलेंगे, मेरी बारी में बोलेंगे, समझ गए आप, बात करें, समझ गए, बात करें आप। अगर अब मेरा आपने टाइम कट किया तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं इनको ये बताना चाह रही थी कि इनको समझना चाहिए कि इनकी नाक के नीचे वजीर आजम के कश्मीर के खिलाफ जो गद्दारी के मुकदमे और सब पे बन सकते हैं, जिसमें हुकूमत की 100% कंसेंट चाहिए, तो आज सिंध के साथ भी वो करने की कोशिश की गई है और हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। और मैं ये इनको बताना चाहती हूँ बहुत संजीदगी से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। ये मैं वो नहीं हूँ इनकी जमात की जो कहें कि डॉलर की कीमत बढ़ने से आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। ये इन लोगों के स्टेटमेंट है, मेरे नहीं पड़ता। शर्मा तो इन लोगों को समझना चाहिए। यू आर राइट। अब मुझे जरा निहाल भाई, मैं सवाल जरा थोड़ा तीखा है, मुझे जरा इसका जवाब दे दें। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के DGISI, उन्होंने नाम लेकर कहा, ये सारा गेम उनका किया हुआ और सारा मियाँ साहब का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसके पीछे, और जो मुल्क का हुआ है उसके पीछे मियाँ साहब इनको जिम्मेदार करार। सर थोड़ा अरसा पहले आप लोगों ने इन्हीं आर्मी चीफ को नागुज़ीर करार देते हुए, मुल्क के लिए एक ज़बरदस्त ज़रूरत करार देते हुए, फ्रंट फुट पे आके अपने इंटरव्यूज़ देते हुए, और आप लोगों ने इनको एक्सटेंशन दिया था। ये क्या दोगली पॉलिसी है सर? थोड़े दिन पहले जब आपको उनसे काम पड़ रहा था तो आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे, जब उन्होंने आपका काम नहीं किया तो फिर अब आप ये सर, ये फायदे और नुकसान की नहीं तो क्या सियासत है? इमरान भाई, अल्लाह ना करे इंसान से इंसान को काम पड़े, और मैं ये समझता हूँ यकीनन हमें काम पड़ता है जब हमारे सरहदों पे हमारे मुहाफिज खड़े होते हैं। उनको मियाँ साहब ने भी दोनों हाथों से सलाम किया है, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। हर मुहाफिज के लिए मैंने सर खम तस्लीम है। तो हमें काम उसी वक्त पड़ता है जब हम उनके लिए जा कर के नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम उनके लिए हर चीज़ करने को तैयार होते हैं। मगर जब हमारे लोग ये देखते हैं और ज़बान ज़द आम होता है, आप जाके रोड पे सर्वे करें। इमरान भाई, एक आप बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, आप जाके सर्वे करें, पता करें ज़बान ज़द में क्या बातें होती हैं। हम ये समझते हैं कि सियासी जमात अगर 5 साल की मुद्दत पूरी करके चली जाए तो उसको चला जाना चाहिए, तावक्ते कि अगर उसको दोबारा वोट ना मिले। हम ये समझते हैं कि हर इदारे को अपने मातहत, अपने आइन और कानून के हुदूद में रह के काम करना है,
और करना चाहिए। बात दरअसल ये जो कायद आज़म रहमतुल्लाह का ये फरमान था, वो फरमान पे हम आज भी पुलिस वालों को कहते हैं कि नाजायज़, आज भी सरकारी एहलकार को कहते हैं कि आप अपने पॉलिटिकल बॉस के भी नाजायज़ बात नहीं मानेंगे, आप रूल ऑफ लॉ के तहत चलेंगे। यू विल बी गवर्न बाय द रूल्स एंड लॉ। निहाल भाई, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। निहाल भाई, मेरी पूरी बात सुने। आप ये बात पता चला कि उनके साथ ये सब कुछ जो बड़ी शख्सियत ने किया है। देखिए, ये बात तो आप मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से पूछें और कौम से पूछें और अपने आप से पूछें। आप जबान खल्क को नक्कारा खुदा समझें, आप उनसे पूछें, जो पार्लियामेंटेरियंस है उनसे जाके पूछें, आपको बहुत सारे इंकशाफात। निहाल भाई, मुझे एक ब्रेक लेनी, मैं आपके पास यही सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैं यही सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। लेकिन देखिए, एक चीज समझ नहीं आती ना, वो ये है कि मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ वो 2018 में, 2017 में और 2016 में हुआ, और मियां साहब उसके लिए पाकिस्तान की आर्मी को जिम्मेदार समझते हैं, आर्मी चीफ को, DGI को, और फिर एक्सटेंशन मियां साहब दे रहे हैं अब जाके, और फिर उसके बाद मियां साहब बुरा भला कह रहे हैं। यानी मेरी समझ में आने वाला सीक्वेंस नहीं है ये सीक्वेंस ही समझ आने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि मुझे आपसे कोई काम पड़ गया था, मेरा कोई फायदा था जो आपने मुझे नहीं दिया, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये वो वाला एटीट्यूड लग रहा है। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करें। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अब निहाल भाई, सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था, इसका बिल्कुल सिंपल जवाब जो मेरे दिमाग में आता है कि नवाज शरीफ साहब जो असल इनकलाबी हैं वो अब बने हैं। वो एक्सटेंशन वाला मामला और उसके बाद वो नहीं थे, असल इनकलाबी वो अब बन गए। देखिए, बात दरअसल ये है कि इनकलाब के लिए कोई वक्त का तो तयन नहीं होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमें वो इनकलाब लाना चाहिए जिसमें चीज़ें सस्ती हों, हम सब अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हो। और आपने जो बात की आर्मी, मैंने फिर एक बात दोहराऊंगा कि हमें उन आइन शिकन लोगों से इख्तलाफ है, हम सलाम करते हैं बार बार एक एक फ़र्द को, राइट फ्रॉम सिपाही टू जनरल्स, और हर पाकिस्तानी करता है और नवाज शरीफ साहब भी करते हैं, और करते हैं, हम, हमारी जान है, हमारी पहचान है, बट आइन शिकनों के साथ नहीं हो सकता। सर, एक्सटेंशन दी है ना, मैं ये कह रहा हूं, क्यों मुझे बार बार बुलवाते हैं आप लोग? समझे बात को निहाल भाई, अभी आपने नाम लिए, हमारे 2 सर्विंग जनरल्स के आपने नाम लिए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने ये नाम लिए हैं। तहकीकात करवाएं ना भाई, आप इस पे तहकीकात कराएं, आप अवामी सर्वे करवाएं, आपके पास तो ये चीजें हैं ना। आप देखिए, बात सारी ये है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना है, हमें आइन और कानून के हुदूद और कयूद में रहना है। अगर पाकिस्तान को हमने मजबूत करना और यकीनन करना है तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा, आइन का एहतराम करना होगा, मादी की गलतियों से सीखना होगा, हमें गलतियों से सीख के एक दूसरे को दरगुजर करना होगा कि पाकिस्तान हम सबका मुश्तरका है, पाकिस्तान आने वाली नस्लों का, और हमें ये वही। ठीक है, मैं समझ गया हूं। अब इसका क्या जवाब बनेगा? मैं शैलापा, मुझे ये बताएं, आपके जलसों से क्या हासिल किया अपोजिशन की तहरीक ने अब तक? हम ये समझते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा राय आमा हमवार की कि बहुत ज़्यादा आम आवाम निकली और हमारे साथ शरीक हुई, और लोग जो हैं इनसे तंग आ चुके हैं, और चाहे लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, पेंशनर्स हों, किसान हों, सब इनसे तंग आ गए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी स्पीच में वज़ीर आज़म साहब ने ऐसे भी हाथ फेरा और ख्वाजा आसिफ का जिक्र करके उन्होंने भी हाजिर सर्विस का नाम लिया, तो ये भी एक अजीब ही बात है। तो हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो एक्सटेंशन है, और इन्हीं नामों की वजह से गालिबन आपने नवाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी कराची में, शायद इन्हीं नाम लेने की। हाँ जी, नहीं, मैं पहले वाली बात पहले करूं, इसका भी जवाब देती हूँ। वजीर आजम का गुजारिश करूंगा, तकरीर चलाएं, आप चलाते तो एक मिनट। वजीर आजम का सवाब दीदी इख्तियार है एक्सटेंशन देना। फिर एक बात कही जाती है नालायकी, जब समरी जो है इस कदर बिगाड़ दी तो अदालत ने कहा कि असेंबली में जाओ, तो मुल्क के लिए मतलब एक बहुत ही बेइज्जती होती है कि एक चीज़ असेंबली में आई है और एक सवाबदीदी इख्तियार से वो नहीं कर सके, तो हम एक हाजिर सर्विस को कहें नहीं, क्योंकि जब ये एक इख्तियार है तो दे दें। हाँ, अलबत्ता जब हमारे ज़माने में ऑपरेशन हो रहा था उरूज पे और हमने एक्सटेंशन दी थी तो इमरान खान को बहुत बुरा लगा था। अब दूसरी बात जो है वो आपने की कि हमने नवाज शरीफ साहब को खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन मैं सदानंद भाई साहब को रिस्पॉन्ड लेना बहुत जरूरी है। अब्बासी साहब,
नहीं, आपने कहा ना कि वो पंजाब में हमने स्पीच नहीं कराई और वो यहाँ नहीं, उसका वक्त खत्म हो गया, गवर्नमेंट का मौका तो उम्मीद है। इमरान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया कि 2 साल पहले इलेक्शन हुआ, अगर इनके मुताबिक जो DGISI या हमारे आर्मी चीफ के बारे में नवाज शरीफ को शिकवा था, तो 8 महीने पहले उन्होंने उनको एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया? ये आइन शिकनों की बात कर रहे हैं। आइन शिकन तो जियाउल हक था या मुशर्रफ था, लेकिन ये तो इन्होंने तो हाजिर अभी जो हमारे जो जनरल हैं उनके बारे में बात की है। ये सिर्फ मुनाफकत है, ये सिर्फ NRO की डिमांड थी जो इनकी पूरी नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब 8 महीने चुप रहे और चुप इसी चक्कर में रहे कि उनको कहीं ना कुछ मिलेगा। बाकी वो अभी तक बात यह है कि बिलावल साहब की महंगाई की तकरीर मुराद अली शाह के खिलाफ थी। बिलावल साहब की महंगाई को मुझे जरा कल मैं इसको फैक्चुअली लेके आऊंगा, हम इस पे रिसर्च करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती है नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।